My dear student, BA part third year, class BA part third year, Geography in India, BA part third year, जिसकी जो बुक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारे भारत की भूगोल जो बुक चल रही है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जलवायु। पिछले वीडियो में हमने क्लाइमेट अर्थात जलवायु को पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने जलवायु की परिभाषाओं को समझा। जलवायु की परिभाषाओं को समझने के बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा कि जलवायु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो हमने देखा था कि वायुमंडल की जो दशाएं हैं, वायुमंडल की जो दशाएं लंबी समय अवधि तक अगर बदल जाती हैं तो जलवायु का निर्धारण होता है। अगर वायुमंडल की दशाएं अल्प समय अवधि तक अगर बदलती हैं तो हमारे मौसम का निर्माण होता है। और हमने ये भी देखा था कि जलवायु और मौसम इन दोनों के बीच केवल मात्र समय अवधि का ही अंतर पाया जाता है। हमारी जब चर्चाएं चली थी तो हमने सबसे पहले ये बात करी थी कि भारत के अंतर्गत अगर हम जलवायु को देखें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। भारत के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर या क्षेत्रों पर जो है जलवायु के अंतर्गत वेरिएशन अर्थात भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हमने इस जलवायु के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आपके सामने जो बिंदु रखे थे उसके अंतर्गत जो पिछली क्लास में जो आपको बताए थे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत हमने देखा था एक स्थल से जुड़े हुए कारक थे और एक हमारे पवन के प्रभाव से जुड़े हुए कारक थे, जिसमें हमने अक्षांश की स्थिति, वहाँ का उच्चावच जो जलवायु को प्रभावित करता है, वहाँ का स्थल और जल, वहाँ का समुद्र तल से दूरी, वहाँ समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट हमारा था समुद्र तल से ऊंचाई। अगला था हमारा पवन से जुड़ी हुए जो पवन संबंधी जो कारक थे, जिसमें हमारा पवन का प्रवाह जो हमने देखा था, जिसके अंतर्गत हमने मानसून को पढ़ा था, जिसमें हमने जेट प्रभाव को पढ़ा था। जेट प्रवाह, अल नीनो, ला नीनो, महासागरीय धाराओं का प्रभाव जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। ये हमने इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत देखे थे और इनकी चर्चाएं भी हमने पिछले वीडियो में की थी। आज जो हमारा जो अगला जो बिंदु है इस क्लाइमेट टॉपिक के अंतर्गत वो आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मानसून अर्थात मानसून की क्रियाविधि। मानसून की क्रियाविधि के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। मानसून की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मैकेनिज्म ऑफ मानसून जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की आज हम बात करेंगे
कि जो हमारी जलवायु है वो हमारे मानसून पर निर्भर करती है। भारत की अगर संदर्भ में बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब हम ये देखते हैं कि मानसून का निर्माण किस तरह से होता है, मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है। इसको चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानसून को समझा, और मानसून को समझने में हमने सबसे पहले ये देखा कि अरब के जो विद्वान थे उन्होंने सबसे पहले मानसून जो है पवनों के बारे में हमें बताया, मानसून के बारे में हमें बताया। अतः मानसून अगर हम देखते हैं तो एक अरबी लैंग्वेज का वर्ड है, और अरबी भाषा के अंतर्गत मानसून को मौसम की संज्ञा दी है। इसकी भी चर्चाएं हमने की थी कि मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, और इसका तात्पर्य होता है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है मौसम, और मौसम का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन, अर्थात ऋतुओं के अंतर्गत किस तरह से बदलाव आता है, ये हमारा मानसून कहलाता है। आज अगर हम इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं, क्रिया विधि के अंतर्गत अगर चलते हैं तो क्रिया विधि जो मानसून की उत्पत्ति को बताती है, अर्थात मानसून की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ये जो है वो क्रिया विधि के अंतर्गत दो पहलू सामने आते हैं। एक सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट है या पहली परिकल्पना कह सकते हैं आप उसको, तो वो है आपकी तापीय परिकल्पना, अर्थात थर्मल कंसेप्ट। और दूसरी जो आपकी परिकल्पना है मानसून की उत्पत्ति को लेकर, वो आपकी है यांत्रिकी या गतिकी या गतिक परिकल्पना या संकल्पना, जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं। ये दो बड़े कंसेप्ट जो हैं वो हमारे मानसून की उत्पत्ति को बताते हैं। मानसून की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं, मानसून उत्पत्ति की तापीय परिकल्पना क्या कहती है, तो इस परिकल्पना से हमें स्पष्ट हो रहा है कि मानसून की जो उत्पत्ति की तापीय परिकल्पना है वो तापमान के अंतर से मानी जाती है। अर्थात मानसून उत्पत्ति की तापीय परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं तो मानसून की उत्पत्ति जो थर्मल कंसेप्ट है, वो थर्मल कंसेप्ट ये कहती है कि मानसून का निर्माण जो है वो तापमान में वेरिएशन के कारण, तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि तापमान में जो भिन्नताएं आती हैं तो दाब के मान को क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। अर्थात ताप और दाब का अंतर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के लिए या मानसून की उत्पत्ति के लिए एक सहायक कारक फैक्टर माना जाता है, हेल्पिंग फैक्टर माना जाता है। अगर हम मानसून की उत्पत्ति की अगर तापीय परिकल्पना की एट फर्स्ट बात करते हैं तो तापीय परिकल्पना जो तापमान के अंतर के कारण दाब में अंतर दे देती है, परिणाम स्वरूप मानसूनी पवनों का निर्माण हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। इस बात को लेकर सर्वप्रथम सबसे पहले एडमंड हैली ने 16वीं शताब्दी के अंतर्गत यह कंसेप्ट सर्वप्रथम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एडमंड हैली जो था, एडमंड हैली ने 16वीं शताब्दी के अंतर्गत 1686 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले मानसून की उत्पत्ति को लेकर तापीय परिकल्पना का निर्माण किया, और इस तापीय परिकल्पना के निर्माण के अंतर्गत तापमान और दाब के अंतर के परिणाम स्वरूप जो है मानसूनी पवनें प्रभावित होती हैं, जिनके कारण मानसून का निर्माण होता है। ऐसा एडमंड हैली महोदय का मानना था। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि तापीय परिकल्पना के अंतर्गत अगर हम विस्तार से अगर इसकी चर्चा करते हैं तो तापीय परिकल्पना को समझने से पहले हमें ग्लोब पर दृष्टि डालनी होगी, और ग्लोब पर दृष्टि डालते
खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, जिसको हमने भूमध्य रेखा की संज्ञा दी है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जिसको हमने कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर जो हमारे 23.5 डिग्री की रेखा है वो हमारी मकर रेखा। ये सभी इस बात से परिचित हैं, ये सभी हम इस बात को जानते हैं। मानसून की उत्पत्ति के लिए एमंड हैली का यह मानना था कि तापमान में अंतर के कारण वायुदाब की परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, दाब बदल जाता है। और दाब का एक सिद्धांत है, विंड का एक सिद्धांत है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, गति करती है, बहती है, प्रभावित होती है। इसी चीज़ को लेकर जो है ये कंसेप्ट दिया गया मानसून के फॉर्मेशन का, मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया कि किस तरह से मानसून आता है। तो भूमध्य रेखा से जब सूर्य जो उत्तरायण होता है और जब यहाँ से ये जब 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण यह प्रेशर का मान लो होता है। मार्च के बाद में जैसे जैसे मार्च के बाद में यह उत्तरायण की दशा में सूर्य जब जाता है और जून के माह में ये जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जून के माह में, जून में ये सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है, तब यहाँ इस कर्क रेखा पर टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप प्रेशर का मान घट जाता है। जून के माह में जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तब यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और यहाँ का जो दाब है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप इसी के विपरीत अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण के अंतर्गत स्थित जो आपका तापमान है वो कम हो जाता है और प्रेशर का मान उच्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप अगर हम उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत अगर सूर्य को लंबवत देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का मान लो हो जाता है, प्रेशर का मान हाई हो जाता है। अर्थात हमारे स्थलीय भागों के अंतर्गत जब सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत होता है, परिणाम स्वरूप अगर हम भारत की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो भारत के उत्तरी भाग के अंतर्गत हाई प्रेशर और लो प्रेशर की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात यहाँ उच्च ताप तथा न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है स्थलीय भागों पर। स्थलीय भागों पर जब हमारा न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो दक्षिणी भागों के अंतर्गत अर्थात इंडियन ओशन के अंतर्गत जो हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है तथा प्रेशर का मान अपर हो जाता है या उच्च हो जाता है। तो स्थलीय भागों के अंतर्गत स्थल जो भाग है उन स्थल भागों के अंतर्गत जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उच्च हो जाता है और प्रेशर का मान क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये स्थलीय भागों की दशाएं होती हैं। और जो हमारे सागरीय या समुद्रीय जो भाग बात करते हैं, समुद्री भागों की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री भागों के अंतर्गत टेम्परेचर का मान लो हो जाता है, प्रेशर का मान अधिक हो जाता है। स्थलीय भागों के अंतर्गत हमारा न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है, वायुदाब केंद्र बन जाता है जो भारत के उत्तर के अंतर्गत स्थित हो जाता है। जबकि समुद्री भागों के अंतर्गत हमारा उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो जून के माह के अंतर्गत टेम्परेचर का मान उच्च, प्रेशर का मान लो हो जाता है। भारत के अंतर्गत या एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया के अंतर्गत बेकाल झील के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत
जो हमारा नून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ये नून वायुदाब का केंद्र एशिया के अंतर्गत विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो हमारा दक्षिणी जो गोलार्ध है, उस दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत टेम्परेचर का मान कम हो जाता है और प्रेशर का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब का केंद्र जो हमारे समुद्री भागों के अंतर्गत बन जाता है। इंडियन ओशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम भारत के मैप की अगर हम बात करते हैं, तो भारत के मैप के अंतर्गत अगर ये 23.5 डिग्री की बात करते हैं, अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं, इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा की अगर स्थिति को देखा जाए, जब सूर्य यहाँ लंबवत होता है तो टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, परंतु इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर का मान कम हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, जहाँ हमारा इंडियन ओशन मौजूद है, वहाँ हमारे टेम्परेचर के मान के अंतर्गत क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और प्रेशर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात हमारे समुद्री भागों के अंतर्गत, सागरीय भागों के अंतर्गत प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि स्थलीय भागों के अंतर्गत जो है हमारा प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर रहता है। परिणाम क्या हुआ, स्थलीय भागों के अंतर्गत अपर टेम्परेचर लोअर प्रेशर अर्थात एक हमारा नून वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि हमारे समुद्री भागों के अंतर्गत जो है उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। यही विंड का एक प्रिंसिपल है, यही विंड का एक सिद्धांत है कि विंड हमेशा वायु हमेशा उच्च वायुदाब केंद्र से, उच्च वायुदाब क्षेत्र से नून वायुदाब क्षेत्र की ओर, नून वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, बहती है, प्रभावित होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा विंड जो होती है वो चलती है। जब सूर्य उत्तरायण की दशा में है तो स्थितियां ये हैं, उत्तरायण की दशा के अंतर्गत स्थलीय भागों के अंतर्गत लो प्रेशर जो है सेंटर मौजूद है, जबकि हमारा जो सागरीय या समुद्री भाग है उसमें हाई प्रेशर बन गया। अर्थात अब पवनें जो होंगी वो भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से प्रभावित होंगी। भारत के दक्षिण में स्थित इंडियन ओशन से विंड जो है यहाँ से चलेंगी और ये हमारा एक हाई प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। और यहाँ सागरों से जब ये हवाएं चलेंगी तो सागरों से जब हवाएं चलती हैं तो उनके अंतर्गत ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है। परिणाम स्वरूप ये जो हमारी आर्द्रता युक्त जो हवाएं जैसे ही हमारे इस लो प्रेशर वाले स्थलीय भागों पर जाती हैं तब ये यहाँ रेन कराती हैं, वर्षा कराती हैं। यहाँ से उठने वाली जो विंड होती है, हवा जो होती है वो आर्द्रता लेके आती है। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जो है भारत का उत्तरी जो भाग होता है उसके अंतर्गत वर्षा होती है। तो ये स्थिति तो उत्तरायण के अंतर्गत जो है देखने को मिलती है। तो ये तापीय परिकल्पना के परिणाम स्वरूप तापमान और दाब में अंतर के कारण मानसूनी पवनों का निर्माण, परिणाम स्वरूप ये यहाँ से पवनें, मानसूनी पवनें भारत के अंतर्गत उत्तरी भाग के अंतर्गत प्रभावित होती हैं, दक्षिण से उत्तर भाग की ओर प्रभावित होती हैं, जिनमें आर्द्रता होती है। परिणाम स्वरूप वो अच्छी खासी रेनफॉल कराती हैं। लेकिन जब स्थिति इसके विपरीत हो जाती है और जब सूर्य जब जून के बाद में जैसे ही भूमध्य रेखा पर जब आता है तो सितंबर के माह के बाद में जब सूर्य दक्षिणायन होता है और जब सूर्य दक्षिणायन की दशा में होती है और सूर्य जब हमारा मकर रेखा पर आकर चमकता है, इसके बाद में अगले डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें अगर हम अगले डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ हमारा सूर्य कर्क रेखा पर था। अगले अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर जो है हमारी कर्क रेखा हो गई और ये हमारी 23.5 डिग्री साउथ ये हमारी मकर रेखा हो गई अर्थात कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ये जब सूर्य हमारा जब दक्षिणायन होगा, ये उत्तरायण की स्थिति है, सूर्य के उत्तरायण होगा जो कंडीशन है। अब सूर्य दक्षिणायन की अगर दशा देखते हैं, ये सूर्य दक्षिणाव्रत जब सूर्य हमारा दक्षिण के अंतर्गत जाता है, जैसे ही 21 जून से सूर्य कर्क रेखा से
प्रारंभ करता है चलना, और सितंबर माह के अंतर्गत जब हमारे इक्वेटर पर आता है, और इक्वेटर के बाद में जब सूर्य धीरे धीरे सूर्य जो है हमारा सितंबर माह से चमकता हुआ दिसंबर के अंतर्गत जो हमारा दिसंबर माह है, उस दिसंबर के अंतर्गत मकर रेखा पर जो हमारा सूर्य होता है वो लंबवत हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्थितियाँ बदल जाती हैं, अर्थात जो हमारा मकर रेखा वाला जो भाग है, इस मकर रेखा वाले भाग पर टेम्परेचर का मान क्या हो जाता है, हाई, और प्रेशर का मान क्या हो जाता है, लो। परिणाम ये हुआ कि सूर्य के उत्तरायण की दशाएं जो हमारे कर्क रेखा पर सूर्य स्थित था, तब दशाएं विपरीत थी। अब सूर्य हमारा दक्षिण की ओर मकर रेखा पर लंबवत हो गया है। दक्षिण की ओर मकर रेखा पर जब दिसंबर के माह पर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, परिणाम स्वरूप परिस्थितियां बदल जाती हैं। यहाँ का तापमान उच्च हो जाता है तथा यहाँ का जो दाब है वो कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, इसके विपरीत अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इसी समय अगर हम हमारे कर्क रेखा की तरफ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ कर्क रेखा पर हमारे टेम्परेचर के मान में कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ प्रेशर का मान बढ़ जाता है। जब सूर्य के दक्षिणायन की बात करते हैं, तो सूर्य जब दक्षिणायन के समय हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर दिसंबर के माह में लंबवत होता है, तो यहाँ ताप का मान बढ़ जाता है और दाब का मान घट जाता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध अगर कर्क रेखा के समीपवर्ती भागों की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा ताप का मान कम हो जाता है और प्रेशर का मान बढ़ जाता है, अर्थात हमारा यहाँ दाब उच्च हो जाता है। उच्च वायुदाब का केंद्र सूर्य के दक्षिणावर्त स्थिति के अंतर्गत उच्च वायुदाब का केंद्र अब स्थलीय भागों पर बनता है, अर्थात हमारा यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र स्थलीय भागों पर बनता है। स्थल पर हमारा उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और न्यून वायुदाब का केंद्र सागरीय भागों में या समुद्री भागों में उत्पन्न होता है। स्थलीय भागों में हमारा हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और हमारा सागरीय भागों के अंतर्गत लो प्रेशर जोन बन जाता है। परिणाम क्या हुआ? विंड का प्रिंसिपल क्या कहता है? विंड फ्लोनेस प्रिंसिपल ये कहता है कि हवा का प्रवाह का सिद्धांत यह कहता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, अर्थात अब हमारी हवा इस स्थलीय भाग से इस न्यून वायुदाब केंद्र की ओर अर्थात समुद्रों की ओर चलेगी। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थल से चलने वाली हवा क्या उसमें नमी होगी, क्या उसमें आर्द्रता होगी? नहीं, क्योंकि ये स्थलीय भागों से चलने वाली हवाएं कैसी होंगी? शुष्क होंगी। परिणाम स्वरूप इस स्थलीय भाग से चलने वाली या अपर या हाई जो प्रेशर वाले जोन से चलने वाली विंड है, वो हमारे अब लो प्रेशर वाले केंद्र पे आएंगी, अर्थात समुद्रों में आएंगी। यहाँ से चलने वाली पवनें शुष्क होंगी, और इन शुष्क पवनों से वर्षा नहीं होती है। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तापीय परिकल्पना में एमंड हेली महोदय का ये मानना था कि जिस तरह से सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन की दशाएं बदलती हैं, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप तापमान और दाब की दशाएं भी बदल जाती हैं, और तापमान और दाब की दशाओं के परिणाम स्वरूप वायु जो होती है उसका जो प्रवाह या स्थानांतरण जो होता है वो देखने को मिलता है। परिणाम ये हुआ कि प्रिंसिपल विंड का प्रिंसिपल ये कहता है कि हवा हमेशा जो होती है उच्च वायुदाब केंद्र से न्यून वायुदाब केंद्र की ओर ही प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप इस तापमान और दाब के अंतर के कारण मानसूनी पवनों का निर्माण हो जाता है, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। यही आपकी तापीय परिकल्पना सबसे पहले एमंड हेली महोदय ने प्रस्तुत की थी। इसी के आधार पर भारत के अंतर्गत मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं, और भारत के अंतर्गत जब सूर्य उत्तरायण की दशा में होता है और भारत के स्थिति यह होती है कि स्थलीय भाग जो होता है वो हमारा
लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है और जो हमारा समुद्री जो भाग होता है वो हमारा हाई प्रेशर का केंद्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर से विंड जो होती हैं वो लो प्रेशर की ओर चलती हैं और ये हाई प्रेशर का पॉइंट समुद्री भागों में, सागरीय भागों में होता है, इंडियन ओशन में होता है। परिणाम स्वरूप ये पवनें आर्द्रता या नमी युक्त होती हैं जो हमारे यहाँ मानसून का कार्य करती हैं और जिन पवनों से, इन मानसूनी पवनों से हमारे यहाँ रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। यही हमारे मानसून की उत्पत्ति की तापीय परिकल्पना जो एमंड हैली ने 16वीं शताब्दी में सबसे पहले रखी थी। ये आपके सामने मैंने पहली आपके कंसेप्ट मानसून की उत्पत्ति की तापीय परिकल्पना जो ताप के अंतर के कारण दाब में क्या ला देती है, भिन्नता ला देती है, अंतर ला देती है। ताप और दाब में एक दूसरे में विपरीत रिलेशन है, एक दूसरे के अंतर्गत दुश्मन का नाता है। जहाँ ताप का मान बढ़ेगा वहाँ डेफिनेट दाब का मान घटेगा। यही तापीय परिकल्पना जो है सर्वप्रथम जो है मानसूनी पवनों की या मानसून की उत्पत्ति के लिए प्रारंभ की गई थी, लागू की गई थी। इसी परिकल्पना के आधार पर हम भारत के अंतर्गत देखते हैं कि किस तरह से मानसून जो है भारत में आता है और भारत के अंतर्गत वर्षा कराता है। जो हमारा मानसून है वो मानसूनी पवनें भारत के अंतर्गत दक्षिण और पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो हवाएं जो चलती हैं वही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। और भारत के अंतर्गत ये दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले जो इंडियन ओशन से सबसे पहले मानसूनी पवनें जैसे ही हमारे भारत के अंतर्गत आती हैं और भारत का जो दक्षिणतम जो हिस्सा है वो तिकोना हिस्सा है। परिणाम स्वरूप उस तिकोने हिस्से से ये मानसूनी पवनें दो भागों में बट जाती हैं। इनकी एक शाखा हमारे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है तथा दूसरी शाखा अरेबियन सी में या अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करने वाली जो आपकी मानसूनी पवनें हैं वो सर्वप्रथम हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित ऊंची पर्वत चोटियों के साथ टकराकर वर्षा करती हैं और कुछ पवनें जो हमारे तटीय भागों के समांतर आगे उत्तर पूर्व में स्थित गोरो खासी जयंतियाँ जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पहुँचकर सर्वाधिक वर्षा करा देती हैं। जो हमारा मेघालय, चेरापूंजी या मनसीमराम नामक स्थान है उन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। अर्थात तापीय परिकल्पना के आधार पर अगर हमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंतर्गत जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो हमारा प्रवेश करता है। इसकी चर्चा है हम आगे करेंगे। अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं और कंसेप्ट में हमने पहली जो आपकी कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत जो मानसून की उत्पत्ति या मानसूनी पवनों का किस तरह से निर्माण या विकास हुआ है उसमें पहली परिकल्पना आपकी तापीय परिकल्पना हमारे आपके सामने हमने रखी। इसके बाद में हम दूसरी अगर परिकल्पना की बात करते हैं तो देखिए सेकंड नंबर की परिकल्पना, तो ये फर्स्ट परिकल्पना। अब अगर हम दूसरी परिकल्पना की बात करें तो सेकंड परिकल्पना आपकी मैंने बताई थी डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट जब तापीय परिकल्पना के तापमान और दाब के अंतर के कारण जो मानसूनी पवनों का निर्माण हुआ है, इन पवनों के किस तरह से परिवर्तन के कारण जो हमारी जो है जलवायु का निर्धारण होता है, तो ये तापीय परिकल्पना के बाद में एक नई परिकल्पना आई और उस नई परिकल्पना के अंतर्गत हमने देखा तो वो नई परिकल्पना थी हमारी यांत्रिकी या गतिकी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डायनेमिक परिकल्पना या कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट या हमारी गतिक परिकल्पना। गतिक परिकल्पना क्या है, किस तरह से हम इस गतिक परिकल्पना को समझते हैं, तो सबसे पहले देखिए डायनेमिक कंसेप्ट क्या कहती है।
देखिए, तापीय परिकल्पना के बाद में जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्लॉन, जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्लॉन भूगोलवेत्ता ने तापीय परिकल्पना का खंडन करा और तापीय परिकल्पना के आधार पर मानसूनी पवनों या मानसून की उत्पत्ति को न बताकर उन्होंने तापीय परिकल्पना के स्थान पर गतिक परिकल्पना या यांत्रिक परिकल्पना का निर्माण किया। जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्लॉन महोदय का यह मानना था कि मानसून की उत्पत्ति जो डायनेमिक कंसेप्ट के द्वारा मानी जाती है, इन्होंने बताया कि भूमध्य रेखीय भागों में और कर्क रेखा और मकर रेखा वाले भागों में एक विशेष प्रकार का इनर अर्थात अंतः अभिसरण क्षेत्र बनता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको हम कहते हैं ITCZ, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण अभिक्षेत्र जो ITC का फॉर्मेशन होता है, वो ITC के फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप ये जो ITC क्षेत्र है, ये ITC क्षेत्र के पेटियां जो बनती हैं, ITC जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है, अर्थात ITC जो क्षेत्र है वो खिसक जाता है। इस ITC क्षेत्र के पेटी के अंतर्गत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है हमारे मानसूनी पवनों का निर्धारण जो है डायनेमिक कंसेप्ट के अंतर्गत दिया गया। तो मैंने आपके सामने दो परिकल्पनाएं, सबसे पहली परिकल्पना मानसून की उत्पत्ति की हमने देखी, तापीय परिकल्पना, थर्मल कंसेप्ट। सेकंड नंबर जो हमारा था वो था हमारा डायनेमिक कंसेप्ट। इस यूनिट के अंतर्गत हम सबसे पहले मानसून की मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं, मानसून की क्रियाविधि को पढ़ रहे हैं कि मानसून या मानसूनी पवनों की उत्पत्ति किन परिकल्पनाओं के आधार पर हुई है, जिसमें से आज हमने पहली कंसेप्ट जो आपकी थर्मल कंसेप्ट है वो पूरी कर ली है। धन्यवाद।